स्वागत है बच्चों फिर से एक बार, है ना। लेक्चर ऑब्जेक्टिव 1.1 का दूसरा वर्जन है ये, यानी यहाँ पे अभी हो जाएगा 1.2। अच्छा, मैं एक चीज और क्लियर करता चलूँ कि हम लोग जो अब यहाँ पे लेक्चर OBJ लिख रहे हैं 1.2 या 1.1 व्हाटएवर इट इज, तो इसका मतलब ये है कि अब आपकी क्लास क्योंकि ऑब्जेक्टिव चलेगी तो इसलिए OBJ, इससे ये आपको पता चलेगा कि आपकी ये ऑब्जेक्टिव क्लास है। इससे पहले तो आप लोग की एक सब्जेक्टिव क्लास चल चुकी है ना। यूनिट 1 और 2 वहाँ तो कवर हो चुका है। अगर फिर से अगर हम 1 और 2 यहाँ पे लिखना शुरू कर दें तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि कौन सी वीडियो सब्जेक्टिव वाली है, कौन सी ऑब्जेक्टिव वाली है। इसीलिए हमने कुछ यहाँ चेंजिंग कर दी है। OBJ एक एक्रोनिम लगा दिया है, शॉर्ट फॉर्म लगा दिया है ऑब्जेक्टिव का। और 1 है, 1 इसका मतलब है कि यूनिट 1 चल रहा है, और 2 है इसका मतलब कि पार्ट 2 चल रहा है। इससे पहला वाला पार्ट 1 था, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव 1.1 लिखा हुआ था। ये कंटिन्यू वर्जन है, इसीलिए सेकेंड पार्ट आपका 1.2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, आप लोग भी PDF को गौर से देखते रहे और जो उत्तर आता हो उसे मन ही मन टिक किए रहे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द हार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज, यानी निम्न में से कंप्यूटर का हृदय कहलाता है। कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं? CPU, ALU, मॉनिटर और कीबोर्ड। तो हम सभी को पता है कि जो हार्ट ऑफ, है ना, जो हार्ट ऑफ कंप्यूटर है वो क्या हो गया? नहीं पता? चलिए, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहलाता है आपका CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हार्ट ऑफ कंप्यूटर आपका आएगा यानी ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द वाइडली एम्प्लॉयड कंप्यूटर आर्किटेक्चर फॉर CAD/CAM एप्लीकेशन इज, यानी हिंदी में इसका कुछ ऐसा उच्चारण है, CAD के सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाली प्रणाली है। कौन कौन सा प्रणाली दिया हुआ है? सबसे पहले दिया हुआ है मेन फ्रेम सिस्टम, ठीक है। दूसरा है माइक्रो सिस्टम, ठीक है। तीसरा है मिनी कंप्यूटर सिस्टम, और चौथा है वर्क स्टेशन सिस्टम। तो आप लोग हम बताते चले बच्चों कि जब भी आप लोगों ने CAD का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया होगा तो कहीं लिखा हुआ पाया होगा कि वर्क स्टेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम, यानी ऐसे सॉफ्टवेयर जो एक वर्क स्टेशन पे चलते हैं। वर्क स्टेशन क्या होता है पता है? देखो मैं आपको बताऊं, जो मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, है ना, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं, तो ये एक इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए या पर्सनल यूज़ के लिए होते हैं। ठीक है, इनका कोई एक, अगर आप उन्हें एक स्पेसिफिक तरीके से काम करना इस्तेमाल में ला दें उसे, तो वो क्या हो जाते हैं? आपके वर्क स्टेशन कहलाते हैं। वर्क स्टेशन का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स एक साथ जब लगा दिए जाएं जिससे सिर्फ एक काम हो सके। जैसे आपने मॉनिटर लिया, ठीक है, कीबोर्ड लिया, माउस लिया, जॉयस्टिक लिया, लाइट पेन लिया, प्रिंटर लिया, ये सारी चीज़ें आपने इकट्ठा कर ली, ठीक है, ताकि आप मॉनिटर से ड्राइंग को देख सकें, माउस से उसको रीएलोकेट कर सकें, कीबोर्ड से उस पर कमांड दे सकें, फाइन। उसके बाद प्रिंटर से उसका प्रिंट निकाल सकें, स्कैनर से उसका स्कैन कर सकें। तो इतने सारे इक्विपमेंट्स आपने एक साथ किए और सारे का सारे काम एक से जुड़ा हुआ है ताकि सिर्फ आप एक डिज़ाइनिंग या ड्राफ्टिंग कर सकें। तो ऐसे ही कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विपमेंट्स को आप कहते हैं वर्क स्टेशन। तो CAD क्या है?
कैड भी तो उसका भी तो एक यही पर्पस है ना कि वो डिज़ाइन कर सके या ड्राफ्ट कर सके, और उसमें उसको डिज़ाइन और ड्राफ्ट करने के लिए कई सारी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। दैट्स वाई वो पूरा सॉफ्टवेयर आपका वर्क स्टेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो जो सॉफ्टवेयर वर्क स्टेशन सॉफ्टवेयर है, तो जाहिर सी बात है वो वर्क स्टेशन सिस्टम पर ही चलेगा। यानी क्वेश्चन नंबर 4 का सबसे सही उत्तर क्या आएगा? सबसे सही उत्तर आएगा वर्क स्टेशन, यानी ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। लिखा है कीबोर्ड इज डैश इनपुट डिवाइस। ठीक है, ऑप्शन नंबर दिया है ग्राफिकल, ठीक है, टेक्स्ट, न्यूमेरिकल, और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। पहला ऑप्शन दिया हुआ था ग्राफिकल। ग्राफिकल में जैसे मान लो कि डॉलर साइन हो गया, पाई साइन हो गया, थीटा साइन हो गया, है ना, डिग्री साइन हो गया, अब तो आजकल रुपए का भी साइन आने लगा। ठीक है, दूसरा है टेक्स्ट, टेक्स्ट यानी कि ए बी सी डी। ठीक है, तीसरा है न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल यानी कि 1 2 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और डी है ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। तो आप हमें ये बताइए, क्या कीबोर्ड से इस तरह के सिग्नेचर्स और साइंस या सिंबल्स नहीं बनाए जा सकते हैं? बनाए जा सकते हैं, शॉर्टकट कीज होती हैं। तो ग्राफिकल इनपुट भी दिया जा सकता है कीबोर्ड से, फाइन। टेक्स्ट ए बी सी डी कुछ भी टाइप करने के लिए भी तो इस्तेमाल आता है, वो भी इनपुट दिया जा सकता है। तो ए ऑप्शन भी सही है, बी भी सही है। न्यूमेरिकल वैल्यूज भी दी जा सकती है। ऊपर के कीबोर्ड में देखिए 0 से लेकर 9 तक कीज बनी हुई है, यानी उससे आप न्यूमेरिकल इनपुट्स भी दे सकते हैं। और डी है ऑल ऑफ द अबव, यानी ऊपर जितने भी थीम आपने डिस्कस किए वो सारे। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोई एक पे लगाना ये गलती हो जाएगी। हालांकि वो ग्राफिकल करता है तो सिर्फ ग्राफिकल करना गलती हो जाएगा, क्योंकि वो टेक्स्ट भी करता है, न्यूमेरिकल भी करता है ना। ये तीनों ऑप्शन नंबर 4 में आते हैं, ऑल ऑफ द अबव। तो आपका आंसर नंबर 4 यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो गया। फाइन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आता है। इसमें कह रहा है इन द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक मॉडलिंग टेक्निक्स व्हिच आर नॉट 3D मॉडलिंग। इसमें कुछ ऑप्शन दिया हुआ है और ये पूछना चाह रहा है ऑप्शन के जरिए से कि कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जो 3D मॉडलिंग में नहीं आते हैं। तो 3D मॉडलिंग नहीं आता है, इसका मतलब कि वो 2D है। फाइन, चीज़ें तो दो ही हो सकती है ना, या 2D हो सकती है या 3D हो सकती है। तो अगर वो 3D मॉडलिंग नहीं है तो आपके दिमाग में बिल्कुल स्ट्राइक करना चाहिए कि ये 2D होगा। अब 2D होने के लिए क्या ज़रूरी है कि वो 2 डायमेंशन में बनाई जाए। तो जो 2 डायमेंशन में बनाई जाती है, कुछ आपको पुराना लेक्चर याद आ रहा होगा, तो हमने ड्राफ्टिंग में और डिज़ाइन में, है ना, ड्राफ्टिंग में और 3D मॉडलिंग में डिफरेंस बताया था। तो उसमें ये बताया था कि ड्राफ्टिंग 2D में किया जाता है और मॉडलिंग 3D में किया जाता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दे रहा है वायर फ्रेम मॉडलिंग। इसमें आप पहले रफ कर दिया जाए। पहला ऑप्शन है वायर फ्रेम, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। पहला ऑप्शन है वायर फ्रेम मॉडलिंग। ठीक है, बी ऑप्शन है ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग। सी है सरफेस मॉडलिंग। और डी है सॉलिड मॉडलिंग। इससे आसान कोई सवाल नहीं। अगर आप लोगों ने कुछ पढ़ा होगा या कुछ आपको दिमाग में आ रहा होगा
खैर मैं आपको बताता चलूँ वायर फ्रेम क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई 3D ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ठीक है, उसको वायर फॉर्म में दिखाना यही क्या कहलाता है, वायर फ्रेम कहलाता है। यानी कि जब आप ऑटोकैड पढ़ा करते थे, है ना, तो ऑटोकैड में आपने जब 3D का कमांड लिया था, उसके बाद वहाँ पे व्यूज़ में जाके आपने चेक किया था, तो उसमें वायर फ्रेम का था, सॉलिड का था, है ना, और कलरफुल का था। तो वायर फ्रेम इज नथिंग बट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ 3D मॉडल इन अ वायर फ्रेम, है ना। यानी तार और वायर फ्रेम के अकॉर्डिंगली 3D मॉडल को प्रदर्शित करना होता है। इसमें 3D मॉडल ही है, लेकिन उसे वो सॉलिड ना दिखा करके वायर फ्रेम टाइप में दिखाता है। यानी कि इसमें भी 3D का इंट्रोडक्शन है, इंट्रोड्यूस किया गया है। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जिसमें सिर्फ ड्राफ्टिंग की जाती है 2D मॉडलिंग में, 3D नहीं होती है, है ना। जो 3D नहीं है वो सब 2D है। तो जहाँ कहीं भी 3D आ रहा है वो ऑप्शन गलत, जहाँ कहीं 2D आ रहा है वो ऑप्शन सही। ड्राफ्टिंग के लिए हमने बताया था कि सबसे पहली शर्त यही होती है कि एक्स वाई एक्सिस में इसको ड्रॉ किया जाता है, यानी ड्राफ्टिंग हमेशा 2D किया जाता है। राइट। सरफेस मॉडलिंग भी आपकी 3D कहलाती है और सॉलिड मॉडलिंग भी 3D में है। तो अब देखिए 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन तो सिर्फ 3D वाले हैं। कौन सा ऑप्शन 3D नहीं है? ड्राफ्टिंग वाला। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। ठीक है। एक चीज और हमेशा ध्यान रखिएगा, एक बहुत शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं आप लोगों को। 2D और 3D में अगर डिफरेंस नहीं पता चलता है तो चाहे कहीं 3D लिखा हो, 3D प्रोडक्ट लिखा हो, या फिर कहीं मॉडलिंग लिखा हो, मॉडलिंग, तो मॉडलिंग का मतलब ही क्या होता है कि उसे 2D से आपने 3D में कन्वर्ट कर लिया है, अब वो 3D में हो चुका है। ठीक है ना। उसी तरीके से यहाँ मॉडलिंग लिखा है यानी ये 3D है, यहाँ मॉडलिंग लिखा है यानी ये 3D है, यहाँ मॉडलिंग लिखा है यानी 3D। क्वेश्चन आपका पूछ रहा था कि इनमें से कौन सा टेक्निक 3D मॉडलिंग का इस्तेमाल नहीं किया जाता है ना। दिए गए नेम टेक्निक में से 3D मॉडलिंग टेक्निक नहीं है, तो वो कौन सी है? ड्राफ्टिंग की। ठीक है। इसके बाद सबसे अंतिम सवाल आता है क्वेश्चन नंबर 7। उसमें लिखा हुआ है BOM का प्रयोग किया जाता है। BOM ये आप लोग को ड्राफ्टिंग में बहुत स्पेशल शब्द आपको आने वाला है। ये इसको हम कहते हैं बिल ऑफ मटेरियल। बिल ऑफ मटेरियल ये क्या होता है बच्चों? एक तरीके का एक लिस्ट होता है, ठीक है, जिसमें प्रोडक्ट को लेके, उस पर लगी मशीनरीज को लेके, प्लस उस पर लगे हुए आदमियों के स्किल्स को लेके जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे यहाँ पे इस मटेरियल के बिल में क्या किया जाता है? लिखा जाता है, उसको सेव किया जाता है। यानी कोई भी प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को शुरू से लेके यानी रॉ मटेरियल से लेके एक फिनिश प्रोडक्ट बनाने तक में जितने भी खर्चे आए हुए हैं, तो वो सारे खर्चों का लेखा जोखा होता है बिल ऑफ मटेरियल। ठीक है। तो बिल ऑफ मटेरियल में सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है ड्यू डेट्स, उसमें ड्यू डेट्स का भी एंट्री होता है। नेट रिक्वायरमेंट, नेट रिक्वायरमेंट में मतलब कि कितनी लागत लग चुकी है, लेकिन मतलब शुरू से लेके अंत तक में। तीसरा दिया है मैन पावर रिक्वायरमेंट, यानी कि उसमें मैन पावर की कितनी खपत हुई है, कितने मतलब वेजेस दिए गए हैं मैन पावर को। और डी दिया है ऑल ऑफ द अबव। तो हमने बताया कि सारी चीज़ों का लेखा जोखा होता है, चाहे वो उसका नेट रिक्वायरमेंट हो, चाहे उसका मैन पावर रिक्वायरमेंट हो, चाहे मतलब उससे जुड़ा हुआ कुछ भी हो, ड्यू डेट से जुड़ा हो, सारी चीज़ें उसमें निहित होती हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर जो डी है ऑल ऑफ द अबव, ये बिल्कुल सही ऑप्शन। ठीक है। तो बच्चों ये था यूनिट 1 का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आप लोग को दिया गया है। आई होप कि आप लोग यहाँ समझ में आ रहा होगा, और जो आपको PDF मिलेगी तो आप उसका एक अच्छा एक सही फ़ायदा उठा ले सकेंगे। ठीक है। तो इसी तरीके से यूनिट 2 के लिए भी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का कलेक्शन हम आपको प्रदान कर देंगे, और उसी तरीके से यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन समझा लेंगे, एक्सप्लेनेशन करते रहेंगे। ठीक है बच्चों।
तो अब आपको इसी मॉडल से पढ़ाई करना है। अब हम लोग की मुलाकात जो होगी ऑब्जेक्टिव लेक्चर 2.1 के लिए होगी। तब तक के लिए आप घर पर रहें एवं